तो आते हैं पेपर 1 पे। तो यूजीसी नेट पेपर 1 का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है जब कोई एग्जाम देता है? टू असेस द टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज। आप में टीचिंग और रिसर्च कैपेबिलिटी कितना है ये टेस्ट किया जाता है। क्यों ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप क्यों समझ जाओगे, व्हाई, देन इट इज इजियर टू कोई भी एग्जाम अभी आप देंगे, आप पहले समझिएगा वो एग्जाम क्यों दे रहे हैं आप, मतलब उससे क्या होगा, तभी आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्वेश्चन आएगा, तो वो उसका बैकग्राउंड रहेगा। यूजीसी नेट पेपर, यूजीसी नेट एग्जाम हम इसीलिए देते हैं, दो ऑब्जेक्टिव है। एक तो जेआरएफ क्लियर करना है, जेआरएफ क्लियर करने से पीएचडी हो जाती है और जॉब के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं और फेलोशिप वगैरह भी मिलता है। एंड लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिसको आपने देखा होगा, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, तो उसका वो क्लियरली बोल रहा है नेक्स्ट जितने भी हमारा जॉब होगा या पीएचडी होगा, फॉर पीएचडी नेट इज कंपलसरी और फॉर जॉब पीएचडी इज कंपलसरी। तो इन ए वे मतलब आप देखेंगे तो यूजीसी नेट और जेआरएफ, जेआरएफ के हम बात करेंगे, नेट जेआरएफ और पीएचडी दोनों कंपलसरी है, मतलब कोई भी आप जॉब करना चाहते हैं। और बहुत सारे आईआईटीज में if you don't have JRF you can't apply also, eligibility criteria अप्लाई करने के लिए भी JRF चाहिए होता है। सो बेसिक जो क्राइटेरिया और जो पॉइंट हम बोलेंगे यूजीसी नेट का है, वो है कि वो बेसिकली है कि टीचिंग और रिसर्च एबिलिटी में कितना है, क्योंकि आगे जाके आप आइदर टीचिंग करेंगे इफ यू पिक अप एनी जॉब, और रिसर्च भी करेंगे ऑब्वियसली, टीचिंग में दोनों करते हैं, टीचिंग भी करते हैं, रिसर्च करते हैं, और यू आर डूइंग पीएचडी देन यू हैव टू डू रिसर्च। तो पहले से आपको टीचिंग और रिसर्च का कोई आइडिया रहेगा, टीचिंग क्या होता है, रिसर्च क्या होता है, देन यू विल बी परफेक्ट। और ये इसमें लिखा जाता है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड जो वर्ड है दैट कम्स फ्रॉम वर्ड एप्ट, एप्ट से एप्टीट्यूड आया है। एप्ट मतलब परफेक्ट, जो जिस चीज में परफेक्ट है उसको एप्ट बोलते हैं, एप्ट। तो टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटी मतलब आप टीचिंग और रिसर्च को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और उसमें आप परफेक्ट हो। देन द टेस्ट एम्स बेसिकली assessing the teaching research aptitude, जैसे मैंने बोला था, और candidates should know and possess the exhibit cognitive ability। cognitive ability में बेसिकली आता है सोचने का, आपका थिंकिंग कितना स्ट्रांग है, आप कितना रिच लॉजिकली सोच पा रहे हो, दैट इज कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निटिव वर्ड comes from the psychology word cognition। cognition मतलब आपका माइंड कितना साफ है, आपका माइंड कितना रिएक्ट करता है चीजों पे। एंड ऑल्सो इट इंक्लूड्स कॉम्प्रिहेंशन, जैसे हम कोई प्रश्न आता है उसको हम आंसर करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में आपका दिमाग देखा जाता है, बहुत कम समय आप पढ़ के कैसे उसको सही आंसर दे सकते हो। एनालिसिस में हो गया लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, कितना रीजनिंग पावर आपका स्ट्रॉन्ग है। इवैल्यूएशन और अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट, तो में बेसिकली वो क्या होता है, यू सी
जो आप आर्गुमेंट दे रहे हो वो लॉजिकल है या नहीं है। डिडक्टिव इंडक्टिव हम जब उस सेशन में आएंगे तब पढ़ेंगे, व्हाट इज डिडक्टिव, व्हाट इज इंडक्टिव रीजनिंग, तब जाएंगे। इसके साथ द कैंडिडेट्स आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव ए जनरल अवेयरनेस अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इन हायर एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि अब आफ्टर क्वालिफाइंग यूजीसी जेआरएफ यू आर एंटरिंग इनटू हायर एजुकेशन सिस्टम। मास एजुकेशन से हम हायर पे जा रहे हैं, तो हायर एजुकेशन सिस्टम में टीचिंग प्रोसेस क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, उसका आइडिया रहेगा। तो इट विल बी इजी फॉर यू टू डू रिसर्च एज वेल एज teach the students. Further, they should be aware of interaction between people, environment, natural resources and impact on quality of life. ये क्यों है? क्योंकि आपका natural resources के बारे में आपको पता नहीं है। आपका natural resources environment is basically हमारा surrounding है। हमारे surrounding का हमें पता नहीं है, then we can't do proper research, we can't teach also, क्योंकि हमारे सराउंडिंग का नॉलेज हमें बेसिकली होना चाहिए। ये हो गया पेपर 1 का। देन हम सिलेबस पे अच्छे से स्टडी करेंगे। सिलेबस अच्छे से आप स्टडी करोगे तो योर प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व। बहुत सारे, जैसे यूजीसी नेट में मैंने बोला था, एवरी ईयर मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स अपीयर, 1 लाख से ज्यादा लोग देते हैं, और ये वन अमंग टॉप 10 एग्जाम, डिफिकल्ट एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। 8th रैंक में बोला जाता है उसको, और जिसमें इसका पासिंग स्कोर जो है, मतलब अचीवमेंट इज 6%, मतलब 6000 कैंडिडेट्स आउट ऑफ 1 लाख क्वालिफाई। अब समझ जाइए, 6000 आउट ऑफ 1 लाख, तो आपका कंपटीशन कितना टफ है। तो उस हिसाब से कंपटीशन टफ होने का कारण, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी एग्जाम देते हैं उनको सिलेबस ही पता नहीं होता, सिर्फ वो मतलब फॉर्म निकल गया यूजीसी नेट, अप्लाई कर दिया, दे दिया, ऐसे बहुत सारे होंगे। तो जो प्रॉपर स्टडी करना चाहता है, जेआरएफ क्लियर करना चाहता है, तो उसको सिलेबस को आप समझ जाइए, तो आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि सिलेबस में ही छुपा है आपका सॉल्यूशन। जैसे थोड़ा हम सिलेबस पे डिटेल बात करेंगे, फिर जाएंगे टीचिंग सेशन पे। तो यूनिट 1 जैसे हमने बोला था 10 यूनिट होता है। फर्स्ट यूनिट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में 5 सब कैटेगरी दिया गया है। फर्स्ट इज टीचिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, क्यों हम टीचिंग करते हैं, लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग मतलब जब हम कोई चीजें पढ़ाते हैं, हाउ दैट नॉलेज इज असिमिलेटेड। बोलते हैं जब कोई नॉलेज और जब क्लास सेशन होता है, हम कुछ बातें बोलते हैं, तो वो बातें माइंड में ग्रास्प होता है। तो माइंड में जब ग्रास्प होता है, ये सारे मेथड्स वहां पे आता है। मेमोरी, फर्स्ट इट गोज टू योर मेमोरी। अभी मैं यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, तो आपको माइंड में जा रहा है दैट वी आर स्टडीइंग यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। तो फर्स्ट स्टार्ट्स विद मेमोरी। मेमोरी में पहले सब जाता है, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस मेमोरी में। देन पहले जब मेमोरी में जाता है, आज साइन लैंग्वेज रहता है हमारे कंप्यूटर ब्रेन में, साइन लैंग्वेज रहता है। तो कुछ चीजें समझ में आता है, कुछ चीजें समझ में नहीं आता है। जो आपके सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड को चला गया, वहां पे आपको अंडरस्टैंडिंग होता है, चीजें आप समझने लगते हो। देन रिफ्लेक्ट, आप जब चीजें समझ जाते हो, फिर आप सोचते हो उनके बारे में। आज शाम को आप इस क्लास के बाद आप सोचोगे इस क्लास के बारे में, दैट इज रिफ्लेक्टिव, यू आर थिंकिंग अबाउट इट। सो पहले मेमोरी, ग्रास्पिंग होता है, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर रिफ्लेक्टिव। ये प्रोसेस में टीचिंग चलता है।
फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, जो टीचर होना चाहिए उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए, और टीचिंग का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से। देन लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया टीचर। कोई भी टीचिंग होता है, कोई भी कुछ पढ़ाया जाता है, दो पार्ट होता है, एक होता है टीचिंग, दोनों टीचर, सेकंड होता है स्टूडेंट, स्टूडेंट और द लर्नर। तो जैसे आपको टीचिंग का क्राइटेरिया, टीचर का क्राइटेरिया जानना चाहिए, उनको स्टूडेंट का क्राइटेरिया भी जानना चाहिए, क्योंकि टीचिंग वन वे प्रोसेस नहीं है, टू वे कम्युनिकेशन है। तो दोनों यहाँ से मतलब जब क्वेश्चन आंसर इंटरेक्शन बढ़ता है तो इजी होता है। जैसे हम इस क्लास के बाद एंड में क्वेश्चन आंसर करेंगे, बीच में भी कर सकते हैं। हाँ, देन लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट, एडल्ट लर्नर। एडल्ट लर्नर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, एडोलेसेंट इज द एज आफ्टर 14, एज आफ्टर 14 को एडोलेसेंट जनरली बोला जाता है। 14 to 30 भी कुछ लोग बोलते हैं, 14 to 32, 14 to 18 भी कुछ बोलते हैं। 14 to 18 इज कॉमन, 14 to 18 को एडोलेसेंट माना जाता है, उसके बाद भी माना जाता है। देन उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कुछ एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, एकेडमिक लर्नर्स होते हैं जो पढ़ते हैं, कोई कोर्स करते हैं, कोई सोशल लर्नर होते हैं, कोई इमोशनल, कॉग्निटिव, और उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, क्योंकि हर लर्नर दूसरों से डिफरेंट है, सबका लेवल अलग है, सबका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, सब अलग है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस वहां पे आ जाता है। उसके बाद हम जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर लर्नर सपोर्ट मटेरियल। टीचर जब पढ़ाता है उसको मटेरियल क्या क्या चाहिए, ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक डस्टर हो गया, क्लासरूम हो गया, ऑल दीज आर सपोर्ट मटेरियल्स, बुक्स हो गया, वीडियो लेक्चर दे रहे तो वीडियो हो गया, कोई हैंडआउट बांट रहे हैं, दैट हैंडआउट आल्सो सपोर्ट मटेरियल हो गया, कोई टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट पेपर सपोर्ट मटेरियल हो गया। देन इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, कैसे इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, ऑन मतलब फेस टू फेस दिया जाए, जैसे हम ऑनलाइन अभी कर रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ लर्निंग होता है, तो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज वो उसको बोला जाता है। लर्निंग एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूशन, लर्निंग जो एनवायरमेंटल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है। उसके बाद जब मैं आ रहा था मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, जैसे टीचर सेंटर्ड वर्ड लर्नर सेंटर्ड। टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर में बेसिकली डिफरेंस है, टीचर सेंटर में वन वे ज्यादा होता है, लर्नर सेंटर में टू वे होता है। जैसे स्टूडेंट बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है तो इट विल बी लर्नर सेंटर्ड, और ओनली टीचिंग चल रहा है वन वे तो दैट विल बी टीचर सेंटर। फिर ऑफलाइन ऑनलाइन क्वेश्चन आता है। ऑफलाइन ऑनलाइन में जो डिफरेंस होता है, और उसके बाद ऑनलाइन मेथड्स में डिफरेंट जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो चल रहा है अप्रूव्ड कोर्सेस है। पहले आया था स्वयं, स्वयं के बाद स्वयं यूजीसी ने डेवलप किया था, उसके बाद आया स्वयं प्रभा, देन मूक्स आया, NIOS नेशनल ओपन लर्निंग भी आ गया है, अभी बहुत सारे मीडियम्स आ रहे हैं उसका। तो आपका यू शुड नो द डिफरेंट मीडियम्स, और हम बात करेंगे इस पे, अच्छे से बात करेंगे सब पे। अभी आप सिर्फ सिलेबस पे फोकस कीजिए। देन टीचिंग सपोर्ट मेथड्स क्या होता है, ट्रेडिशनल टीचिंग वन वे, जैसे मतलब क्लासरूम टीचिंग टाइप। मॉडर्न टीचिंग में मोर इंटरएक्टिव हो जाता है, आईसीटी बेस में विजुअल्स, वीडियोज आ जाता है, ऑडियो आ जाता है, ग्राफिक्स आ जाता है, दैट इज आईसीटी बेस्ड, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड। उसके बाद आता है इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम में जनरली हम बोलते हैं एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जब हम करते हैं तो बेसिकली उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है।
जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो, हमारे क्लासरूम में इन टर्म होता है, सेमिस्टर होता है, और असाइनमेंट्स होता है, मिड टर्म होता है, इस टाइप का। देन इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, CBCS, ये यूजीसी ने सेमिस्टर बेसिस सिस्टम जो आया उसको बोलते हैं सेमिस्टर सिस्टम को चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसमें आप अपना जो इलेक्टिव ऑप्शनल से आपको चॉइस करेंगे, उसको आप पढ़ेंगे और एग्जाम देंगे। दैट इज CBCS, सेमिस्टर बेस्ड एग्जाम। क्योंकि पहले सेमिस्टर नहीं था। तो उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, कंप्यूटर में जो लर्निंग होता है। देन इनोवेशन इवैल्यूएशन सिस्टम में बहुत सारे इनोवेशन आए, लाइक मार्किंग सिस्टम से ग्रेडिंग सिस्टम हुआ है, अभी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। लर्निंग आउटकम फोकस, मार्क्स अभी फोकस नहीं है, लर्निंग पे ज्यादा फोकस कर रहा है। जैसे न्यू इकोनॉमी में बोला था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में फोकस ज्यादा है कि हम लर्निंग को कैसे बढ़ाएं, ना कि मार्किंग और ग्रेडिंग, मार्किंग ना करके ग्रेडिंग करें। जैसे फिनलैंड एक कंट्री है जहाँ पे मार्किंग बिल्कुल नहीं होता है, वहां पे सब ग्रेडिंग होता है, नो मार्क्स इन व्हाटएवर क्लास। तो वो एक पॉइंट है। देन यूनिट 2 पे जैसे हम बात कर रहे थे रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग का समझ आ गया। रिसर्च में आप जितने लोग रिसर्च करेंगे, रिसर्च एप्टीट्यूड में हम साउंड हो जाएंगे, तो हम जान पाएंगे कि हमें रिसर्च कैसे करना है और तरीका क्या है, स्टेप्स क्या है। तो इस रिसर्च, पहले तो रिसर्च का मतलब क्या है, देन टाइप्स ऑफ रिसर्च, देन कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच टू रिसर्च, ये जो न्यू थ्योरीज ऑफ रिसर्च क्या है, पहले जो थ्योरी था रिसर्च, फिर पॉजिटिविज्म आया, ये सारे जो मेथड्स ऑफ रिसर्च और अप्रोचेस ऑफ रिसर्च, उसको हम बात करेंगे। देन हाँ, जैसे मेथड्स ऑफ रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है, हिस्टोरिकल होता है, हम एक एक डिटेल पढ़ेंगे, अभी सिलेबस कवर कर रहे हैं। क्वालिटेटिव होता है और क्वांटिटेटिव होता है, डिटेल हम जब सेशन लेंगे तब पढ़ेंगे। फिर रिसर्च का स्टेप क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ रिसर्च, कैसे रिसर्च हम करते हैं। पहले आप पढ़ते हैं, उसके बारे में लिटरेचर रिव्यू होता है, देन लिटरेचर रिव्यू से रिसर्च क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आता है, ये सारे चीजें आता है। और उसके बाद हम डेटा, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च होता है, क्यों आप रिसर्च करना चाहते हैं। फिर डेटा मेथोडोलॉजी पे आते हैं, व्हाट डेटा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, व्हिच सैम्पलिंग मेथड, इसमें ये सब चीजें आ जाएंगे। देन मेथड्स जो आप लगाएंगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, उसमें आ जाएगा। देन उसके बाद थेसिस और आर्टिकल राइटिंग, डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज थेसिस, व्हाट इज आर्टिकल, व्हाट इज रिसर्च पेपर, और उसका फॉर्मेट, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग क्या होता है। जैसे थेसिस और रिसर्च पेपर जब हम लिखते हैं, हमें पता है बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। चिकागो मैनुअल एक होता है, MLA एक होता है, जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, APA बहुत मतलब जनरली बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। तो चिकागो हो गया, MLA हो गया, APA हो गया, ये स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग होता है, उसका देखेंगे हम। देन एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आप कैसे यूज करोगे, सॉफ्टवेयर्स कैसे यूज करोगे, SPSS हो गया, EBUs हो गया, बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर आर, ये कैसे यूज होता है। देन रिसर्च एथिक्स क्या होता है, रिसर्चर को क्या क्या जानना चाहिए रिसर्च करने से पहले, वो एथिक्स में आ गया। देन यूनिट 3 कॉम्प्रिहेंशन में, जिसमें आपको एक पैसेज दिया जाता है, आप वो पैसेज कर पढ़ते हो, और वो पैसेज से आपको 5 क्वेश्चंस दिया जाता है और उसको आंसर करना है। तो ये कॉम्प्रिहेंशन हो गया। देन यूनिट 4 जो है कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन बहुत, संचार या संवाद भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो कम्युनिकेशन मीनिंग, कम्युनिकेशन में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सब हम देखते हैं. देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, verbal, non-verbal, intercultural, group communication, classroom communication, different types of communication में हम देखते हैं. और उसमें barriers to effective communication. Effective communication प्रभाववादी संचार, मतलब परफेक्ट कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन वो क्यों नहीं हो पाता है, क्या क्या प्रॉब्लम रहता है, दैट इज कवर्ड अंडर बैरियर्स. देन मास मीडिया एंड सोसाइटी. मास मीडिया में हमारे पेपर आ गए, न्यूज़पेपर्स आ गए, जर्नल्स आ गए, मैगजीन्स आ गए, टीवी चैनल्स आ गए, टीवी चैनल्स में भी डिफरेंट हो, रेडियो चैनल्स आ गए, ये सारे चैनल्स आ गए. एंड सोसाइटी, सोसाइटी से कैसे कंट्रीब्यूट करता है इस पे. देन यूनिट फिफ्थ इज मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड. रीजनिंग जैसे मैंने बोला था, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड होता है, फिर लॉजिकल रीजनिंग होता है. और मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के लिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग. एक किताब है बाय आर.एस. अग्रवाल, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, आई हैव द सॉफ्ट कॉपी. उसको आप कवर कर लीजिए, इट्स मोर देन एनफ. और उसमें भी हम सिर्फ कवर करेंगे जो जनरली क्वेश्चंस आते हैं. मैं बोल दूंगा कौन कौन सा सीरीज हमें कवर करना है. पहले तो टाइप्स ऑफ रीजनिंग में वो आ गया, नॉन वर्बल, वर्बल में. फिर जनरल मैथमेटिकल रीजनिंग में नंबर सीरीज पे ज्यादा क्वेश्चन मैंने देखा है. नंबर सीरीज लेटर पे, नंबर सीरीज लेटर और कोड्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है. ये इसको नंबर दे दिया गया, इसको नंबर दे दिया गया, या लेटर ABCD कोड, लेटर नंबर, लेटर और कोड में ज्यादा क्वेश्चन आता है. रिलेशनशिप में ऑब्वियसली आ जाता है. मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, वो प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेजेस में क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग में हम बेसिकली, जैसे पहले मैं बताया था, हम अंडरस्टैंड करते हैं डिडक्टिव और इंडक्टिव. फिर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट. पहले तो आर्गुमेंट क्या होता है, इन्फरेंस क्या होता है, आर्गुमेंट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, आर्गुमेंट का फॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, मूड्स एंड फिगर्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलासीज. फॉर्मल इनफॉर्मल फैलासीज मतलब हम जब मिस जज कर देते हैं, प्रॉब्लम होता है, उसको बोलते हैं फैलासीज. देन यूज ऑफ लैंग्वेज, connotation, denotation, logic again आ गया. We connote something, we denote something. Classical square of opposition, ये बहुत फेमस लॉजिकल रीजनिंग है. देन इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग, जैसे मैंने बोला था, डिडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव होता है क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे. एक तो होता है सम टू ऑल, सम से आप ऑल को जाते हैं, डिड्यूस करते हैं. फिर इंडक्ट होता है, ऑल से सम जाते हैं, इंडक्ट करते हैं, तो वो हम समझा देंगे. फिर एनालॉजीज जो होता है. फिर वेन डायग्राम, सिंपल और मल्टीपल यूज उसका. वेन डायग्राम हम बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है लॉजिक का. वेन डायग्राम से इजीली यू कैन सेट सबसेट्स के हिसाब से हम अच्छे से समझ सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम है. देन इंडियन लॉजिक मीन्स अपना नॉलेज, इंडियन लॉजिक क्या क्या यूज हुआ है, ट्रेडिशनल थ्योरीज क्या रहा है. देन दीज आर इंडियन लॉजिक्स में ये सब आ गया है. प्रमाणज, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मीन्स परसेप्शन, व्हाट इज योर परसेप्शन, ये सब संस्कृत वर्ड से आया है. प्रमाण, प्रमाण मीन्स प्रूफ, प्रत्यक्ष इज परसेप्शन. Anumano, Anumano is inference. You are thinking about something. You are guessing something. That is Anumano. Upamano is comparison. दो सीरीज को आप कंपेयर कर रहे हो, दैट इज उपमान.
देन शब्द इज वर्ड्स, वर्बल टेस्टिमोनी। अर्थपति इज इम्प्लीकेशन, इससे क्या निकल के आता है। सपोज मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, उसका मीनिंग उससे क्या आप कर रहे हो, दैट इज इम्प्लीकेशन, अर्थपति। एंड अनुपलब्धि इज नॉन अप्रिहेंशन, मतलब जो हम समझ नहीं पाते हैं, नॉन अप्रिहेंशन बोलते हैं जनरली। देन स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान, इन्फरेंस जो होता है उसका टाइप्स होता है। व्याप्ति, इनवेरिएबल रिलेशन। एंड हेतभासस होता है फालासीज ऑफ इन्फरेंस। हम जब कोई चीज रॉन्गली कंक्लूड कर देते हैं उसको फालासी बोलते हैं, जिसमें मैंने बोला। देन आता है हमारा यूनिट 7। यूनिट 7 में हमारा चीज है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में बेसिकली आपको दिया होगा, एक टेबल दिया होगा और कुछ चीजें दिया होगा, उससे आप इंटरप्रेट करेंगे, कुछ चीजें डिड्यूस करेंगे। सोर्सेस एंड एक्विजिशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डेटा को कैसे कम समय में आप क्लासिफाई कर सकते हैं, हाईएस्ट, लोएस्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, ग्रेटर देन दिस ईयर, लेस देन दिस ईयर, जितना एनालॉजी लगा सकते हैं। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों देता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो बार चार्ट होता है, बार चार्ट क्यों करता है, हिस्टोग्राम क्यों करता है, पाई चार्ट क्यों यूज होता है, टेबल चार्ट, लाइन चार्ट, ये सब डिफरेंट जो मीन्स है हम क्यों यूज करते हैं। देन मैपिंग ऑफ डेटा, डेटा जो आपको दिया जाएगा आप कैसे इसको इंटरप्रेट करोगे डिफरेंट फॉर्म में, कौन सा डेटा के लिए क्या यूज करोगे। सपोज कोई एक प्रपोर्शन आपको निकालना है, मतलब 100 रुपए में 5 रुपए इधर गया, 10 रुपए उधर गया, तो उस टाइप का पाई चार्ट उसमें यूज होता है। और डिफरेंट मैं बोल दूंगा। कंपैरिजन जब करते हैं हम, तब बार चार्ट, हिस्टोग्राम यूज होता है। लाइन चार्ट जब हम ट्रेंड जानना चाहते हैं, अपवर्डिंग, मतलब ये सीरीज ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्या डायरेक्शन है उसका, तब हम लाइन चार्ट जनरली यूज करते हैं ट्रेंड के लिए। फिर उसका इंटरप्रिटेशन और डेटा गवर्नेंस, डेटा को यूज करके कैसे गवर्नेंस हो सकता है। फिर उसके बाद आता है यूनिट 8, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, कंप्यूटर का चीजें। और आईसीटी में आपको जनरल एब्रिविएशंस हम दे देंगे। इंफॉर्मेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कोडिंग क्या होता है, मशीन लैंग्वेज क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, माउस क्या होता है, ये सारी चीज एंड उसका टर्मिनोलॉजी। और उसमें डेटा आ जाएगा। जनरली डेटा पे, आईसीटी में डेटा पे जितने में मैंने एनालिसिस किया है, डेटा पे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि कौन सा जीबी, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इसका आइदर वो आता है कौन किससे बड़ा है, और एक बाइट, एक गीगाबाइट कितना मेगाबाइट है। तो मैक्सिमम मैंने जो क्वेश्चन देखा, एक दो क्वेश्चन तो वो उस पे रहता ही रहता है, बाइट को रखे। बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट आप समझ जाएंगे तो 2 क्वेश्चन आपका ऐसे ही सॉल्व हो गया। 2 क्वेश्चन, 1-2 तो आता ही रहता है, हर साल आता है उसमें। उसके बाद हमें आता है बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, www, वर्ल्ड वाइड वेब, कब हुआ था, कैसे हुआ था, इंटरनेट कैसे काम करता है, इंट्रानेट क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्किंग जो होता है, लैन, वन, वाइड एरिया नेटवर्किंग, वो इंटरनेट होता है। देन ईमेल हम जो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल को ईमेल बोलते हैं। देन ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे होता है, मीडियम क्या होता है उसका, हॉटस्पॉट क्या होता है, टेट्रानेट क्या होता है, ये सब चीज इसमें टर्मिनोलॉजी। देन डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, ये वही आईसीटी कैसे यूज होता है, ये सारे वही स्वयं, एनआईओएस, वो सब चीजों पे चला गया। देन आईसीटी एंड गवर्नेंस, गवर्नेंस में आईसीटी कैसे यूज हो सकता है, डेटा टेक्नोलॉजी यूज करके कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे सिंपल सा आप कोई भी ले लीजिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ऐसा आईसीटी टूल। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में लोगों के खाते में पैसा जाता है थ्रू आधार,
through technology. So that is DBT. और प्रधानमंत्री किसान निधि स्कीम, जो भी ये सारे स्कीम्स है, तो आईसीटी यूज होता है. तो गवर्नेंस पे कहाँ कहाँ आईसीटी यूज हो सकता है, ये बेसिकली वहां दिखाते हैं. उसके बाद जैसे मैंने बोला था, we should know about डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट. विकास और प्रकृति का क्या संबंध है, लोग, विकास और प्रकृति, पीपल, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट. उसमें बेसिकली हमारा आ जाता है डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट. डेवलपमेंट एनवायरमेंट में हमारे जो गोल्स रिलेटेड सारे गोल आता है. पहले तो आ जाता है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो 2000 से 2015 तक हमारा चला, जिसमें 6 गोल्स थे. हम डिटेल जाएंगे जो हम अचीव नहीं कर पाए. दैट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल फ्रॉम 2000 टू 2015. उसके बाद आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो सितंबर 25, 2015 को साइन हुआ बाय 193 मेंबर नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें 17 गोल्स है रिलेटेड टू डिफरेंट डेवलपमेंट इंडिकेटर. जैसे गोल नंबर 1 जीरो पॉवर्टी, गोल नंबर 2 नो हंगर, ऐसे. फिर हेल्थ, एजुकेशन, was gender equality, environment, economic growth, everything is covered. Peace, justice, humanity, water bodies, land, everything is there. Climate action. तो सारे 17 गोल है, फिर 330 इंडिकेटर्स है, फिर सब टारगेट्स भी है. तो वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ह्यूमन एनवायरमेंटल इंटरेक्शन कैसे होता है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट. इसमें बेसिकली हम कैसे इंटरैक्ट करते हैं नेचर के साथ, ये होता है. फिर एनवायरमेंटल इश्यूज में आ गया. जो एनवायरमेंट में हम जब डेवलपमेंट करते हैं, तो ओवर डेवलपमेंट, जब ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो जाता है, नेचर को हम जब हार्म करते हैं, इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं, तब क्या प्रॉब्लम्स होता है. पहले तो लोकल पॉल्यूशन शुरू होता है. लोकल पॉल्यूशन, रीजनल पॉल्यूशन, ग्लोबल पॉल्यूशन. और उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन में एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज, वेस्ट में सॉलिड, लिक्विड, बायोमेडिकल, हैजर्डस. फिर क्लाइमेट चेंज जो अभी हो रहा है, एंड इसका सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डायमेंशन है. ये सब जो पॉल्यूशन हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है. इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ. कैसे पॉल्यूशन के वजह से ह्यूमन हेल्थ हो रहा है. जैसे हम पॉलीथीन ज्यादा यूज करते हैं, तो कार्सिनोजेनिक के इफेक्ट के लिए वजह से हमारा कैंसर होता है. तो उस टाइप का बहुत सारे जो पॉल्यूशन से बहुत जगह कैंसर होता है. तो बहुत सारे जो डिजीज होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है. फिर नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेस. नेचुरल रिसोर्सेस, एनर्जी रिसोर्सेस क्या होता है. एक होता है सोलर, जो सोलर होता है रिन्यूएबल एनर्जी, मैक्सिमम यूज हो सकता है. विंड, रिन्यूएबल एनर्जी. देन जो हाइड्रो, ये सब बायोमास जो होता है, वो होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, वन टाइम. देन न्यूक्लियर फॉरेस्ट, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब एनर्जी सोर्सेस क्या होता है. देन नेचुरल हैजर्ड एंड डिजास्टर. जब कोई भी नेचुरल हैजर्ड होता है, be it any type of disaster, man-made or natural, cyclone, flood, thunderstorm, drought, earthquake, ये सब disaster होता है. और इसका mitigation strategy, mitigation मतलब निवारण, how we can cope up with the disaster. disaster को कैसे हम रोक पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि बंद तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये नेचुरल होता है, लेकिन उसके साथ कैसे कम से कम लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी हो, उस पे देखेंगे. तो वो मिटिगेशन स्ट्रेटेजी होगा. उसमें हो जाएगा, आ जाएगा हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एनडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एसडीएमए, एनआईडीएम, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट. फिर इसके लिए नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, ये सब जो है उस पे पढ़ेंगे, एक्ट उसमें जाएंगे. देन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. इसके बाद
सारे क्रोनोलॉजी में एक्ट आ गया ना. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आ गया 1986, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 1992, इंटरनेशनल एग्रीमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अराउंड 1996, रियो समिट 2002, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2004, क्योटो प्रोटोकॉल 2013, पेरिस एग्रीमेंट 2015 एंड रिसेंटली अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ है 2018 में. तो ये इसका क्रोनोलॉजी हम समझेंगे और क्यों ये सब आया है हम जान. इसका डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इसका. उसके बाद हायर एजुकेशन सिस्टम, इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया. पहले कैसे था, अभी कैसे हम इवॉल्व कर रहे हैं. इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया 1947 के बाद क्या क्या चेंजेस हुए. पहले तक्षशिला, ये सब नालंदा, दैट इंस्टीट्यूशन थे. अभी आईआईटी, एनआईटी, ये सब जो हुए उसका बारे में. देन ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग, जो टाइप्स ऑफ लर्निंग हायर एजुकेशन में है उसको देखेंगे. फिर प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल बेस्ड एजुकेशन. प्रोफेशनल टेक्निकल में हमारे आ जाएंगे एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो होता है वो प्रोफेशनल टेक्निकल में जाएंगे. स्किल बेस्ड एजुकेशन में हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के जो रिसोर्सेज हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, एनएसडीए, वो आ जाएंगे. देन वैल्यू एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, मोरालिटी कैसे एजुकेशन पे हम दे रहे. देन एनवायरमेंट को कैसे हम एजुकेशन पे ला रहे. देन जो हायर एजुकेशन सिस्टम 1947 से हम इवॉल्व हो रहा है, पॉलिसीज क्या क्या बना, पॉलिसीज में ये सब आ जाएगा. नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज पहले कब आया था, फिर अभी जो लेटेस्ट आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. तो ये जब चेंजेस हुआ है 1986, फिर दो कमिटी बने, तो कमिटी का रिकमेंडेशन क्या था वो देखेंगे. फिर उसका गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन में आपका यूजीसी आ जाएगा, एआईसीटी आ जाएगा, ये कैसे एक्ट करता है, ये सब चीजें. ज्यादा क्वेश्चन आता है यूजीसी कब सेटअप हुआ था, एआईसीटी कब सेटअप हुआ था, इस टाइप का ज्यादा क्वेश्चन आता है, या गोल्स पे आता है.